Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you current legal GK from 1st to 31st December 2024. तो ये जो हमारा सेशन होता है इसमें हम हर महीने की जो भी इम्पोर्टेंट लीगल न्यूज होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज पर, और फर्स्ट न्यूज है हमारी सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द सूट्स ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब हम इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो भी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी स्थिति थी, जैसी स्थिति पहले थी उसको वैसे ही रखने के लिए हमने 1991 में एक कानून बनाया और जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये कानून क्या कहता है? इस कानून के अनुसार कि जो भी हमारे स्थिति थी रिलीजियस प्लेसेस की 1947 में, वो स्थिति बरकरार रहेगी। इसका मतलब ये है जहां पर मंदिर बना हुआ था वहां पर मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद बनी हुई थी वहां पर मस्जिद बनी रहेगी और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी देखने के लिए कुछ मिल रहा है और बहुत सारी पिटीशंस जो हैं या बहुत सारे सूट्स जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल किए गए हैं और जिसमें लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जहां पर मस्जिद है यहाँ पर नीचे मंदिर दबा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस अभी लगे हैं। इन मामलों में बहुत सारे सर्वे भी हुए हैं और कुछ मामलों में कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं। ठीक है, अब इसी रिगार्डिंग तो ये हमारे देश के एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय जी। अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और उस केस में उन्होंने जो हमारा ये एक्ट है, कौन सा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसकी लीगल वैलिडिटी को चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि ये कहता है कि जो भी हमारे देश के रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी स्थिति वही रहेगी जो कि 1947 के टाइम पर थी। अब देखिए ऐसा मानना है कि जब हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करा तो हमारे देश के हजारों लाखों मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसी आधार पर ये इसको कह रहे हैं कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो वायलेट होगा और जहां मंदिर पहले था वो मंदिर ही होना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब कोई भी नया जो भी इस मामले में कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा मंदिर या मस्जिद के विवाद में। और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये ऑर्डर दिया कि जो भी केसेस चल रहे हैं उनमें कोई वो सिग्निफिकेंट डिसीजन नहीं देंगे। ठीक है, अब कुछ केसेस अभी चल रहे हैं, जैसे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा है, मथुरा शाही ईदगाह मॉस्क डिस्प्यूट चल रहा है, संबल शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन इसलिए दिया है, इस पे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इसलिए रोक लगाई है क्योंकि देश का जो कम्युनल कैरेक्टर है वो खराब ना हो और जो हार्मनी है देश के सभी लोगों के बीच, जो देश के सभी लोगों के बीच में एक भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, वो बनी रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है। तो सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है और स्टेट सभी धर्मों को इक्वल रेस्पेक्ट देता है। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर, PIL ऑन रिफॉर्मिंग डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी आपको पता होगा कि अभी एक बहुत ही ट्रेजिक सुसाइड कमिट की थी मिस्टर अतुल सुभाष जी ने, जो कि बेंगलुरु में एक जॉब करते थे और उनका मतलब मानना ये था कि जो उनकी वाइफ है वो उनको हराश करती है और उनसे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का अमाउंट मांग रही है। इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। इस तरह के बहुत सारे जो केसेस हैं वो हमारे देश में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि क्या पाया जाता है कि जो हमारे देश में जो कुछ कानून बने हुए हैं और पर्टिकुलरली सेक्शन 498A ऑफ IPC, जो कि क्या करता है, जो कि ये क्रुएलिटी को डिफाइन करता है और वो कहता है कि अगर वाइफ के साथ क्रुएलिटी होती है और वो क्रुएलिटी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स करते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है या उन लोगों को सजा मिलेगी। अब ये कानून जो बनाया था, ये कानून बनाया था कि जो वोमेन है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए।
यहां तक तो बात ठीक है कि वुमेन को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन रिसेंटली देखने को ये मिला है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसमें अराउंड 90% जो केसेस होते हैं वो झूठे केसेस होते हैं, और उन केसेस का पर्पस केवल यही होता है कि हस्बैंड को या उसके रिलेटिव्स को हरास करना और उनसे डाउरी की डिमांड करना। अब इसमें क्या होता है कि हस्बैंड, उसका भाई, उसके मम्मी पापा, उन सब के खिलाफ तो केस होता है। कई बार इस तरह के एलिगेशन भी देखने को मिले हैं जिसमें कि उसके काफी दूर के रिश्तेदारों को भी उसमें उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा दी जाती है। अब जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो उन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि एफआईआर के बाद पुलिस के पास ये राइट आ जाता है कि पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर सकती है। तो इसी बात को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे केसेस हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये डायरेक्शन दी है कि भाई इस तरह के मिसयूज को रोका जाए। अब उसमें हम पर्टिकुलरली कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है हमारा प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, और ये जो केस है ये केस है 2010 का। और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो फास्ट या फ्रिवलेस जो लिटिगेशंस हैं उसको ना बढ़ावा दें, और पहले ये जांच कर लें कि जो भी एलिगेशन लगे हैं हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के खिलाफ, उन एलिगेशंस में कहां तक सच्चाई है। दूसरा केस आया इसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में, हर ऐसे मामले में जिनमें कि सेक्शन 498 ए की एफआईआर रजिस्टर की गई है, उनमें अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि पुलिस के पार्ट पर यह ड्यूटी है कि वो अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी की और या 41 ए सीआरपीसी की कंप्लायंस करें। अब ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को लगता है कि वो भागेगा नहीं, और अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो कोर्ट भी जाएगा और पुलिस स्टेशन भी जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 498 ए के सभी मामलों में पुलिस के पार्ट पर ये ड्यूटी है, क्योंकि वो किसी भी अपराधी को, यानी कि जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगे हैं, अरेस्ट नहीं करेगी, और पहले उसको 41 सी की कंप्लायंस कराएगी, यानी कि उसको नोटिस देगी। और अगर वो पर्सन नोटिस का कंप्लायंस करता है, पुलिस स्टेशन पे आता है, बार बार अपनी हाजिरी देता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डालना जरूरी नहीं है। फिर एक केस आया है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2024 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश किया है 498 ए में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक एम्फेसाइज किया है कि ये जो कानून है 498 ए का, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है हमारे समाज में, और अब हमें इस मिसयूज को रोकने की आवश्यकता है, और इस विषय पर पार्लियामेंट को इस कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। तो पार्लियामेंट को इस पे कानून बनाना चाहिए और इस कानून के मिसयूज को रोकना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डिबेट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इंटेंसिफाइज। तो देखिए क्या है इसमें, क्या हुआ कि अभी हमारे देश में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, और दूसरा है हमारा यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। तो ये दो बिल आए हैं, ठीक है। अभी ये कानून नहीं बने हैं। तो देखिए बिल का मतलब क्या है कि अभी ये कानून नहीं बने हैं, ठीक है। तो इन पर चर्चा चल रही है। अब ये दोनों बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये एक्ट नहीं है, आप ये बात को समझें। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, अब एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन यही पूछता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इसका नाम होगा 129th अमेंडमेंट बिल। नाउ अब ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? तो देखिए डिबेट हमारे इसमें चल रही है कि हमारे देश में जो जनरली क्या होता है कि देश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है, और सारे इलेक्शन अगर बार बार इलेक्शन होते हैं तो उसपे सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अब अगर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी कि पूरे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी एक ही साथ हो और जो है हमारा पार्लियामेंट के इलेक्शन भी एक ही साथ हो, तो उससे क्या होगा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो खर्चा है वो बहुत ही कम आएगा। इसी के लिए
जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब इसके कुछ कंसर्न हैं, जो लोग नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, उनका एप्रीहेंशन ये है कि पहली बात तो हमारे पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज नहीं है, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है कि सारे देश के इलेक्शन एक साथ करा पाए। दूसरी बात यह है कि अगर हम सारे देश के इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो जो देश के जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर तो पब्लिक का ध्यान जाएगा, लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोकल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज प्रॉक्सिमिटी रिक्वायरमेंट इन अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। देखिए क्या हुआ है कि हमारे जो आईपीसी है, आईपीसी का सेक्शन 306 बात करता है अबैटमेंट टू सुसाइड की। अभी हम इसको समझाएंगे, अबैटमेंट टू सुसाइड। अब ये सेक्शन बन गया 106 बीएनएस का, मींस भारतीय न्याय संहिता का, क्योंकि अभी हमारे देश में एट प्रेजेंट भारतीय न्याय संहिता लागू है। अबैटमेंट टू सुसाइड का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ इस तरह की सर्कमस्टेंसेस बनाता है, उसको या तो हरास करता है या उसका मेंटल टॉर्चर करता है, कि वो पर्सन इतना मजबूर हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं अबैटमेंट टू सुसाइड। अब ये होता क्या है, अबैटमेंट जो होता है किसी भी पर्सन का, वो तीन तरह से होता है। पहला बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन का मतलब है उसको प्रोवोक करना। दूसरा बाय बाय कॉन्स्पिरेसी या अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। और थर्ड होता है इंटेंशनल एड। अब पॉइंट ये है कि जब किसी पर्सन को अबैट किया जाता है सुसाइड करने के लिए, या उसके साथ इस तरह की सर्कमस्टेंसेस पैदा की जाती हैं कि वो सुसाइड कर ले, तो ऐसा अपराधी अबैटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल होता है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि अबैटमेंट कब माना जाएगा, मतलब कि अगर एक पर्सन ने किसी व्यक्ति को आज अबैट किया और दूसरा व्यक्ति जिसको अबैट किया या जिसके साथ कुछ गलत किया वो 1 महीने बाद सुसाइड करता है, तो क्या इसको टेक्निकली अबैटमेंट टू सुसाइड माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉ। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है इस केस में, जिसका नाम है प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर शुड बी प्रॉक्सिमिटी एंड कॉजेशन, मतलब अगर अबैटमेंट के बीच में और सुसाइड के बीच में सिग्निफिकेंट डिले है, यानी कि ज्यादा डिले है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को अबैटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मेंस रिया रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस पर्सन ने उसको अबैट किया है उसकी मेंस रिया मींस ही शुड हैव गिल्टी इंटेंशन। क्या हो उस पर्सन की? ही शुड हैव गिल्टी इंटेंशन, उसकी गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। और फिर थर्ड पे कहा है कि जो अबैटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन का मिसयूज है इसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। यानी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए ये डायरेक्शन है कि जितने भी अबैटमेंट टू सुसाइड के केसेस हैं उसमें वो ये देखें कि क्या एक्यूज्ड पर्सन की मेंस रिया थी या नहीं थी। दूसरा पॉइंट ये है कि एक लिंक होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होने चाहिए बिटवीन द अबैटमेंट एंड द कमीशन ऑफ सुसाइड, and there should not be significant delay between the two. अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फॉर पॉश एक्ट। अब देखिए क्या है कि यहां पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है और केस का नाम है योगामाया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये में डिमांड क्या की गई है, तो एक है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। तो इस एक्ट को शॉर्ट में हम बोलते हैं पोश एक्ट। अब ये एक्ट बना 2013 में।
इस एक्ट की बैकग्राउंड क्या है? हमारे देश में एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिस केस में सबसे पहली बार ये क्वेश्चन उठा था कि जो वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर, वो उससे उस पर वुमेन के आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 का वायलेशन होता है। ठीक है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि अगर किसी वुमेन का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उससे उस वुमेन के ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अब उसी डिसीजन के आधार पर पार्लियामेंट ने 2013 में ये एक्ट बनाया और ये क्या कहता है कि अगर किसी वुमेन का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो ऐसे अपराधी की इस कानून के अंदर लायबिलिटी होगी। अब जो इस केस में जो पीआईएल फाइल की गई है, तो इसकी डिमांड ये है पीआईएल की क्या कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर पोश एक्ट भी एप्लीकेबल होना चाहिए और जो भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है उस इंडिविजुअल को उस पॉलिटिकल पार्टी का एम्प्लॉय माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर डिमांड ये की गई है कि जो पोश एक्ट है इसका स्ट्रिक्टली एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं कि वहां पर फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अभी एट प्रेजेंट ये कानून पोस्ट पॉलिटिकल पार्टी पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने पेटिशनर से बोला है कि आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाइए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दीज आर गवर्न्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट व्यूज ऑन एलिमनी मिसयूज ऑफ मेंटेनेंस क्लेम। अगेन ये फिर मिसयूज का एक केस आया हमारे सामने और केस का नाम है रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा 2024। इस केस में क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारे मेंटेनेंस के कानून हैं उनका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। अब देखिए जो क्या है कि जो मेंटेनेंस मिलता है वो मुस्लिम वुमेन को मुस्लिम लॉ के अंडर मिलता है और जो भी अदर रिलीजन की फीमेल है उनको मिलता है कहां पर, सेक्शन 125 सीआरपीसी में, और ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये सेक्शन 125 टू 128 सीआरपीसी में दिए गए हैं। अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस का मतलब क्या है? जनरल रूल ये है कि जब भी कोई फीमेल मेंटेनेंस के पेटिशन फाइल करती है, मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है, तो वो अपने हस्बैंड की आधी प्रॉपर्टी की डिमांड करती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लैरिफाई किया है कि जो मेंटेनेंस है उसका पर्पज ये नहीं है कि जो वेल्थ है हस्बैंड की उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। उनका मतलब ये है कि मेंटेनेंस का मतलब है उसके सब्सिस्टेंस के लिए क्या अलाउंसेस की आवश्यकता है, और जो मेंटेनेंस है वो फीमेल की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर दिया जाता है और साथ ही साथ हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर दिया जाता है, और वो लोग किस तरह का सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही क्लैरिफाई किया है कि देखिए मेंटेनेंस का पर्पज ये है कि उसको भरण पोषण देना, और उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हस्बैंड की वेल्थ को इक्वलाइज करना और या हस्बैंड की वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्लैट से संबंधित। तो यहाँ पर क्लैट का जो अभी आंसर की आई है 2025 की, इसमें 12 जो क्वेश्चंस हैं वो गलत पाए गए हैं और इन्हीं के आधार पर जो पेटिशनर है अनम खान, इन्होंने इन पर केस किया है और इससे संबंधित कुछ और पेटिशन भी फाइल की गई हैं। एक पेटिशन ये बॉम्बे हाई कोर्ट की है, दूसरी दिल्ली हाई कोर्ट की है और एक एमपी हाई कोर्ट की पेटिशन है। अब तीनों का कंसर्न एक ही है। तो एक तो पॉइंट ये है कि जो एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपए फीस क्लैट कंसोर्शियम चार्ज करता है, तो पेटिशनर का कंसर्न ये है कि जो 1000 फीस है पर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर 12 क्वेश्चन गलत हैं क्लैट कंसोर्शियम में तो इसके जो रिजल्ट को डिले किया जाए और दूसरी मेरिट वाइज मतलब दूसरी मेरिट बनाई जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस ना हो पाए।
अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर ये पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अभी वो जो इसका क्लैट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ दीज डिसीजंस। इसमें कुछ और पिटीशन भी फाइल की गई हैं, जैसा हमने बताया आपको। दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई है आदित्य सिंह माइनर कंसोर्शियम, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और मध्य प्रदेश में फाइल की गई थी आयुष अग्रवाल वर्सेस कंसोर्शियम। ठीक है, तो सभी का कंसर्न एक ही है। तो रिसेंटली अब जो भी इसमें एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा वो क्लैट कंसोर्शियम लेगा, और वो क्वेश्चन अगर वास्तव में गलत है तो क्लैट कंसोर्शियम उन क्वेश्चनों को सही करेगा या अपडेटेड आंसर की भेजेगा। So dear students, I have discussed all the important points of current legal GK of December 2024. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.